हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। और इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि हमने जो पिछला टॉपिक किया था स्पेक्ट्रम के बारे में वो क्या था। ठीक है, उसको ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो था क्या, स्पेक्ट्रम था। पहले स्पेक्ट्रम की बात करी थी हमने। स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह का होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिट, निकलना। ठीक है, तो सनलाइट, जैसे सनलाइट आती है वो निकलती है, और उसको जब सनलाइट को या फिर कैंडल लाइट है या फिर किसी एलिमेंट को हीट करके जो लाइट निकलती है वो जब प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होती है। ठीक है, तो वो जब स्प्लिट होती है एक पैटर्न, रेगुलर पैटर्न देती है। तो पैटर्न जब बनता है तो उस पैटर्न को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम जब लगातार हो, कंटिन्यूज हो, जैसे वाइट लाइट है वो एक लगातार पैटर्न देती है, विबग्योर बनाती है। आपने देखा होगा इंद्रधनुष जो है, रेनबो जो है, उसमें लगातार पैटर्न होता है कलर्स का। ठीक है, तो अगर वो कलर देती है, वो क्या, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप किया होता है कलर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, और अगर उसमें से जो लाइंस टूट के आती हैं, मतलब एक कलर आया फिर दूसरा कलर आया, फिर तीसरा जो गायब है, चौथा गायब है, पांचवा आया, इस तरह का आता है। जब लाइंस टूट के बनती है अलग अलग कलर्स की, तो उस तरह का जो पैटर्न है उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो उसी तरह का आया था, लाइन स्पेक्ट्रम आया था। उसको हम लोग डिटेल में करेंगे वो कैसे आया था। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के। पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, और दूसरा जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो उसके बारे में जब इस तरह की बात चली हुई थी, लाइन स्पेक्ट्रा की बात चली हुई थी, तो एक साइंटिस्ट थे जे बाल्मर। ठीक है, जे बाल्मर थे। उन्होंने क्या किया, जे बाल्मर ने, और ये कब की बात है, अबाउट 1885। देखिए अभी इन 1913 में जो नील बोर थे, उन्होंने इन जो लाइंस बनी उन्होंने कैसे बनती हैं उसके बारे में डिटेक्ट किया था। लेकिन उससे पहले ही जो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो उससे पहले जो है एक जो है बंसन की बात कर रहा हूँ मैं, बंसन बर्नर से जो लाइट्स निकली थी उसको प्रिज्म में से पास किया, तो उन्होंने वहाँ से देखा कि दो लाइन यहाँ पर बनी हुई है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप पर जब किया गया तो यहाँ पर दो येलो कलर की लाइन थी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ से विबग्योर जो बना हुआ है, ये रेड यहाँ से इस ओर को जो है वो वेवलेंथ जो है वो इस ओर इंक्रीज़ कर रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये 800 से लेके ये 400 के बीच में जो है वेवलेंथ है नैनोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो येलो था पैटर्न कहीं यहाँ जाके बनेगा, ये दो लाइन यहाँ पर बनी। ठीक है, तो इनकी जो है 589.6 नैनोमीटर एक जो है वेवलेंथ की जो है वो लाइन बनी, और दूसरी वो येलो लाइन थी ये, और दूसरी 589 नैनोमीटर की, काफ़ी क्लोज थी। इस तरह की दो लाइंस बन रही थी। ठीक है, तो इसी आधार पर जो थे जे बाल्मर ने भी क्या किया कि उन्होंने भी क्या लिया, एक इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को जो है वो हीट किया। ठीक है, जब वहाँ से रेडिएशन निकली, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा जब बना, यहाँ से रेडिएशन निकली, तो वो जो रेडिएशन थी वो वहाँ पर करीब विजिबल रीजन में, ठीक है, ये सारा जो रीजन होता है ना, जो दिखता है, ये देखिए ये विजिबल रीजन है जो विबग्योर बनाता है, जो हमें दिखता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है वो हमें दिखती है, मतलब 400 नैनोमीटर और 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ है वही, उसी को हम लोग, उन्हीं कलर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट में विजिबल रीजन भी होता है, लेकिन उसको जब हम लोग प्रिज्म में से पास करते हैं तो हम लोग विबग्योर देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसे ये जो अगर विजिबल रीजन है, इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये जो विजिबल रीजन है ये हम लोग देख सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये अगर विबग्योर है तो यहाँ पर इसको यूवी रेज होते हैं। ये वाला रीजन कौन सा, यूवी रेज का है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक्स रेज आती हैं। यहाँ क्या होती हैं, एक्स रेडिएशंस है, और यहाँ पर गामा रेज। और यहाँ पर ये जो लास्ट में ये पूरा ही यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन है, यहाँ रेड होती है, तो यहाँ पर क्या आता है, इंफ्रारेड। ठीक है,
इनकी थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो वेवलेंथ होती है रेड से। और उसके बाद माइक्रोवेव्स और यहाँ पर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में FM और AM ये दोनों आपने देखा होगा। फिर ये लास्ट में जो है वो लॉन्गर वेव्स। इस तरह का एक पूरा ही ये पैटर्न, ये हम लोग कौन सी देख पाते हैं, ये वाली। और यहाँ उससे पहले क्या UV और IR, सनलाइट में क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, IR भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं, उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आई जो है वो सेंसिटिव है अप टू 400 to 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को देखने में ही हम लोग सक्षम होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो जे बाल्मर की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसको प्रिज्म में से, यहाँ स्लिट में से पास करके, डिस्चार्ज ट्यूब में से पास करके उन्होंने यहाँ देखा कि ये जो पैटर्न बन रहे थे ये कंटिन्यूस जो लाइट है, जैसे अगर सनलाइट को पास करते थे तो ये एक बिब्ग्योर पूरा बनता था, कंटिन्यू बनता था, उसमें ओवरलैप होते थे कलर, एक कलर पर दूसरा अलग अलग वेवलेंथ के होते थे। लेकिन वहाँ से क्या हो गया, बीच से वेवलेंथ जो थी वो गायब थी, कुछ वेवलेंथ गायब थी और कुछ ही पैटर्न बन रहे थे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 इस तरह की कुछ लाइंस, अलग अलग कलर्स की लाइन आई। थोड़ी सी वहाँ पर वायलेट थी, 1-2 वायलेट थी, ठीक है, ग्रीन लाइट थी और रेड लाइट थी थोड़ी सी, ठीक है। अलग अलग 3-4 लाइन इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व करी। तो अलग अलग पैटर्न बन रहा था, लाइन्स यहाँ पर अलग अलग पैटर्न बन रहा था कलर्स का। तो ये जो कलर हैं वो कैसे बने, ठीक है, ये यहाँ पर वेवलेंथ का, ठीक है, ये जो अलग अलग वेवलेंथ के कलर, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना आपको कि ये भी अलग अलग वेवलेंथ के थे, वेवलेंथ अलग अलग थी, ये भी अलग अलग वेवलेंथ थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जे बाल्मर थे उन्होंने वेवलेंथ और साथ में वेवलेंथ और ये जो लाइन्स है इसके बीच में क्या एक दूसरे में रिलेशन है, वेवलेंथ और इन लाइंस में क्या रिलेशन है, उसको उन्होंने उसके लिए एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, उन्होंने क्या दिया था फार्मूला कि 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार वेव नंबर जो है इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक रिडबर्ग नंबर है 109677 के करीब होता है, इसकी वैल्यू होती है। और ये 1/2² माइनस 1/n², ये इन्होंने वैल्यू दी थी कि लाइन जो बनती है उसमें वेवलेंथ और लाइन के बीच में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब उन्होंने जो पैटर्न दिया वो किस तरह का पैटर्न था, ये इस तरह का एक पैटर्न था और इस पैटर्न में यहाँ पर कहीं जाके इस तरह की लाइंस बन रही थी, ठीक है। ये जो लाइंस बनी थी वो इस तरह की लाइन बन रही थी। तो इसको अलग अलग लाइन जो बन रही थी इस फार्मूले के आधार पर उन्होंने, और किस में बन रही थी, ये जो टोटल बन रहा था वो विजिबल रीजन था, क्योंकि वो दिख रही थी वो लाइंस, ठीक है। तो अलग अलग कलर की वो दिख रही थी, तो विजिबल रीजन में बनी थी। तो इसको नाम दिया गया, उन्होंने क्या नाम दिया, इस सीरीज़ को नाम दिया, दिस वाज द बाल्मर सीरीज़। क्या नाम दिया इसको, बाल्मर सीरीज़। और ये किस में थी, ये विजिबल रीजन में थी, ठीक है, दिख रही थी इसलिए उन्होंने बताया। लेकिन ये जो दिखती हैं उसके अलावा जो है अल्ट्रावायलेट रीजन भी था, वहाँ पर भी, इसका मतलब वहाँ पर भी कुछ लाइंस होनी चाहिए जो दिखती नहीं है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की जो है वो लाइंस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए। तो उसको जानने के लिए जो है वो दोनों ने जो रिडबर्ग थे, ये जो है ना, ये जो कांस्टेंट है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, जो बाल्मर और रिडबर्ग ने ये जो इक्वेशन दी थी, इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है, इसको जो बाद में रिडबर्ग ने जो इक्वेशन दी वो किस तरह थी कि इसको RH एंड 1/n1² माइनस 1/n2², ये कब दी, ये कब रिलेशन बनाया उन्होंने, कब उसको 1/λ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये किसके बराबर दी, ये जो दी है वो कब दी थी रिडबर्ग ने, कि बाल्मर सीरीज़ के पता लगने के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइमन, ठीक है। लाइमन जो थे उन्होंने भी देखो 1913 से पहले, मतलब 1905 to 1911 के बीच में, इसके बीच में लाइमन आए। लाइमन ने क्या किया कि इससे पहले अल्ट्रावायलेट रेज है वहाँ पर भी छोटी छोटी लाइन थी, दिख रही थी, कंफर्म किया उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की वजह से। एक साल में मेरे ख्याल में 1905-6 के करीब उन्होंने एक लाइन
का पता लगाया और उसके बाद धीरे धीरे 12 तक वो उसी पर काम करते रहे, 11 तक उसी पर काम रहे। तो उन्होंने इस तरह की लाइनें वहाँ पर ऑब्जर्व की, ठीक है, अलग अलग लाइनें ऑब्जर्व की, क्योंकि दिख तो नहीं रही थी, ये स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से ये लाइनों का पता लगाया, तो इसको उन्होंने नाम दिया लाइमन सीरीज़। उसके बाद बाल्मर के बाद आए पास्चन ने भी ये विजुअल रीजन था। विजुअल रीजन के बाद कौन सा आता है? इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन में भी अलग अलग लाइन्स उन्होंने डिटेक्ट करी, इस तरह की हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इस तरह की लाइन्स ऑब्जर्व करी स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो ये जैसे यहाँ पर अगर यूवी से की तो इसको बोलते हैं, ये यूवी रीजन था, उसमें किया था तो यूवी रीजन, और ये जो उन्होंने किया था वो इंफ्रारेड रीजन में किया था, तो दिस वाज द IR रीजन, ठीक है। और इसको नाम दिया गया क्योंकि ये पास्चन ने किया था, तो उसको क्या बोला गया? पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। पास्चन के बाद कौन से आए? ब्रैकेट आए। ब्रैकेट ने भी क्या किया? फार मतलब जो IR रीजन के जो है उससे थोड़ा सा दूर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेवलेंथ पर क्या किया इन्होंने पता लगाया। तो एक और सीरीज आई यहाँ से ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद उसके बाद करीब 1922-3 के करीब जो है वो फंड आए, ठीक है, उन्होंने भी फार IR रीजन में, ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए थे, वहाँ पर वेवलेंथ को डिटेक्ट किया, तो वहाँ पर उन्होंने सीरीज दी, उसको बोला गया फार IR रीजन, और नाम क्या था उसका? फंड, PFUND। बाद में हम्फ्री आए, हम्फ्री ने भी एक सीरीज़ दी थी, लेकिन अभी तक जो है 1992-3 के करीब जो है जो वर्क हुआ था वो किस पर हुआ था? ये जो यूवी रीजन है, विजिबल रीजन है IR और फार IR रीजन पर, ठीक है। तो बाल्मर ने ये पहले ही डिटेक्ट कर लिया था करीब 1885 के करीब विजिबल रीजन में इस तरह की छोटी छोटी लाइन जो है वो स्प्लिटिंग लाइन्स आती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होता, स्प्लिटिंग लाइन जो आती हैं, छोटी छोटी लाइन्स आती हैं, उसके बारे में बाल्मर ने वहाँ पर किया था। और फिर जब सभी के लिए फार्मूला जो है, रिडबर्ग ने फार्मूला जो दिया, लैम्डा इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू RH, दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, वही वैल्यू क्या है 9677 एंड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला दिया। किस में था? ये सेंटीमीटर इन्वर्स में, ये जो था किस में था? ये सेंटीमीटर इन्वर्स में, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये जो बाल्मर सीरीज़ है, यूवी रेज वाली लाइमन सीरीज़ है, पास्चन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है, फंड सीरीज़ है, ये बनती क्यों है? ठीक है, इन्होंने तो डिटेक्ट की, स्पेक्ट्रोस्कोप से इन्होंने ये रेज को डिटेक्ट किया कि हाँ ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लाइंस होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर गैप के बाद लाइन होती है। लेकिन एटम एक है, इलेक्ट्रॉन बीच में एक है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो वो एक जैसी लाइन देनी चाहिए, जैसे सोडियम में 2 ही लाइन आए, ठीक है, येलो 2 लाइन आती है, 2 वेवलेंथ की आती है, तो इसमें तो अलग अलग वेवलेंथ की बहुत सारी लाइनें हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, ठीक है। वो क्यों बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, वो उसको डिटेक्ट किसने किया था? उन्हीं पर काम किया था नील बोर ने, ठीक है। वो कैसे बनती हैं उसके बारे में नील बोर ने डिटेक्ट किया था, और वो उनकी सबसे बड़ी सक्सेस मानी जाती है बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, कि लाइन स्पेक्ट्रा में, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा में जो है, जो लाइंस जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो किसने पता लगाया था? नील बोर ने, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में नील बोर ने उनको कैसे डिटेक्ट किया था, इसको नोट करिए आप। तो जब नील बोर काम कर रहे थे हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर, तो सबसे पहले 2 कंसेप्ट सबसे ज़्यादा माने जाते थे। हमने पीछे किया कि मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब बात हुई तो उन्होंने दिया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वेव में चलती हैं, ठीक है, वेव्स में इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक रेडिएशन का कम्बिनेशन है। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने फार्मूला दिया था H इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स थे, ठीक है। तो प्लैंक्स ने क्या किया था? प्लैंक्स ने फार्मूला दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू की, मतलब उन्होंने बोला था कि जो जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट से जो वाइट लाइट आती है या लाइट आती है तो इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स में आती है ये, ठीक है, लगातार बेज नहीं आती है, लेकिन वो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो है वो आती है जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसी बेस पर मैक्स प्लैंक्स ने जो है वो E इज इक्वल टू एच न्यू फार्मूला दिया था, और E इज इक्वल टू एच न्यू में
हमने पीछे किया हुआ टॉपिक ये कि एच न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो दैट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, क्योंकि ये जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इनकी स्पीड यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट, एक ही स्पीड से ये चलती हैं, ठीक है। तो ये जो सी है दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, और ई इज़ द एनर्जी, ठीक है। ये इसी जो फॉर्मूले पर जो थे नील बोर ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने पीछे किया है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, अगर आपने देखना होगा उसका वीडियो देखना, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बोर ने जो पोस्टुलेट दिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना उसको वो एक फिक्स एनर्जी होती है, वो जो अपने ऑर्बिटल में घूमता है, जैसे अपने शेल में घूमता है, जैसे ये के शेल है n = 1, एल शेल है, फिर एम शेल है, एन शेल है, इसी तरह। तो उसमें जो घूमता है तो उसका एक फ़िक्स एनर्जी होती है और फिक्स मोमेंटम होता है। तो जैसे पहले जो शेल n = 1 होता है उसमें एनर्जी जो है वो यहाँ मैं अगर करूँ इसको तो इसकी क्या है, अलग अलग एनर्जी होती है। n = 1 शेल में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। E1 एनर्जी दूसरे में कितनी होती है, -328 किलो जूल पर मोल, और थर्ड जो है n = 2, n = 3, n = 4, इस तरह जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में इनकी एनर्जी KLM की एनर्जी 145.8 किलो जूल पर मोल, इसमें कितनी थी 82.0 किलो जूल पर मोल। लास्ट वन जो है एक और था n = 5, उसमें एनर्जी कितनी थी 52.5 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, वो इसमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक फिक्स एनर्जी है। ये नीचे वाली जो स्टेट है इसको क्या बोला जाता है, जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग का जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और ये जो जब इलेक्ट्रॉन जो है वैसे तो अपनी जो सेल में है अपने एक ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है, एक n = 1 ऑर्बिट के शेल में वो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, तब तो उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। लेकिन मान लो वहाँ पर ये जो इतनी एनर्जी उस पर गिर जाती है, E = h न्यू। E = h न्यू एनर्जी जब वो ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब इसको जितनी रिक्वायर होती है एनर्जी, वो कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई, यहाँ से जितनी एनर्जी एक्वायर हुई और वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको कितनी एनर्जी, उसने h न्यू एनर्जी, वो h न्यू एनर्जी कितनी थी, ऐसे तो नहीं कि बीच वाली एनर्जी को चाहिए, उसको एक फिक्स एनर्जी चाहिए। तो फिक्स एनर्जी h न्यू कितनी एनर्जी चाहिए उसको, वो होती है E2 माइनस, जैसे E1 है, E2, E3, E4, इस तरह अलग अलग एनर्जी लेवल थे। तो E2 - E1 एनर्जी, ठीक है ना, E2 - E1 एनर्जी उसको वहाँ पर चाहिए है, इसको बोलेंगे डेल्टा E। इतनी चेंज एनर्जी हुई, E2 - E1 -320 E फाइनल - E इनिशियल प्लस पर मोल, इतनी एनर्जी उसको रिक्वायर होती थी। तो ये 484, ठीक है, 984 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी वो लेगा। तो वो यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से, मतलब उसने इतनी एनर्जी ली तो वो यहाँ पर इतनी एनर्जी लेके यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पर नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से क्या हो गया, उसने एनर्जी इतनी ली और यहाँ पर पहुँचने की जितनी एनर्जी की जरूरत थी, कितनी एनर्जी की जरूरत थी, मतलब यहाँ ये माइनस ये एनर्जी 984 किलो जूल पर मोल जो है वो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पर पहुँच गया। तो जरूरी नहीं है, अगर मान लो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ये डेल्टा E1 मान लो, तो डेल्टा E2 कितनी होगी, E3 - E1, इतनी एनर्जी की जरूरत होगी तो वो यहाँ पहुँच सकता है। और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो यहाँ पर एक्साइटेड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। या एक्साइट होकर जहाँ पर पहुँचता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर इन स्टेट्स पर वो फॉरएवर नहीं रहता है। तो पहले पर अगर रहा वो तो E3 - E2, पहले E2 - E1, दूसरे पर एनर्जी जो है इतनी होगी, तीसरे पर जो एनर्जी है वो E4, यहाँ पर भी तो हो सकता है E1, इतनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होगी, इतना लेगा पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ से ग्राउंड स्टेट पर है, ठीक है, स्टेबल है,
एक्साइट हुआ, लेकिन यहाँ पर वो फॉरएवर नहीं रहता है। जब वो लाइट छोड़ता, जब वो वापस आता है तो वो उसी उतनी ही फ्रिक्वेंसी, उतनी ही वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो एमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि ई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, E इज इक्वल टू कितनी कितनी छोड़ी उसने, जब ये तो उसने ऑब्जर्व की तब तो वो यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन छोड़ेगा तो क्या करेगा, जैसे लैम्डा यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा E बोल सकते हैं इसको, या फिर E1 माइनस E2 माइनस E1, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, HC ओवर लैम्डा। E2 माइनस E1 इज HC ओवर लैम्डा। तो यहाँ से अगर इस साइड कर दें ये वेवलेंथ, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि HC ओवर E2 माइनस E1, इतनी वेवलेंथ ये छोड़ेगा। जब ये वापस यहाँ से यहाँ पर गया है तो उसने इतनी वेवलेंथ ली, ठीक है, और यहाँ पर आया, वापस आया तो उसने कितनी एनर्जी छोड़ी, उसने फर्स्ट से L से K पर पहुँचने के लिए, N2 से N1 पहुँचने के लिए उसने कितनी की, माइनस 984 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतनी एनर्जी उसने लिबरेट आउट की, इतनी एनर्जी उसने छोड़ी। ठीक है, तो छोड़ते टाइम जो है वेवलेंथ क्या आई, इतनी वेवलेंथ आई। अब मान लो यही अगर E3 पर होता, यहाँ से जब वापस आता, यहाँ से वापस आया तो उसने यहाँ से भी वापस आएगा तो कितनी छोड़ेगा, मान लो लैम्डा डैश दूसरी वेवलेंथ होगी उसकी, तो दूसरी वेवलेंथ होगी तो उसका कलर जो है अलग अलग वेवलेंथ का कलर, अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो HC ओवर E3 माइनस E1 लैम्डा डबल डैश HC ओवर E4 माइनस E1, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग कलर के पैटर्न बनते हैं, अलग अलग कलर की लाइन बनती हैं, वो किसके कारण है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो जब एमिट करते हैं वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। अब लगातार क्यों नहीं बनता, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा क्यों नहीं बनता है, कंटिन्यू बनना चाहिए ना, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं बनता कि एक पर्टिकुलर एनर्जी ही यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 20 एनर्जी कर ली ऑब्जर्व और यहाँ पर पहुँच गया। जैसे आप लोग मान लो आपने 4th फ्लोर पर पहुँचना है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से आपने 4th फ्लोर पर जाना है, तो आप क्या करते हैं, अंदर जो है वो लिफ्ट में क्या है 4th फ्लोर का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ से जो है जितनी एनर्जी वहाँ से ऑब्जर्व की है, एक पर्टिकुलर जो है वो एक एनर्जी स्टेट्स होती थी, उससे बीच वाली स्टेट जो है वो वहाँ पर हो ही नहीं सकती थी। इसलिए बीच में लाइन का जो कारण था वो यही था, ठीक है ना, लाइन जो बनने का कारण था, एक लाइन बनी, दूसरी लाइन बनी, और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना कलर का, ठीक है, लगातार नहीं, कंटिन्यूस पैटर्न नहीं बना, पैटर्न को तोड़ के अलग लाइन बनी थी। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स। लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स कौन कौन सी, लाइमन सीरीज़ में, बाल्मर सीरीज़ में, बाल्मर में, पास्टन में, ब्रैकेट में और फंड में, इनमें क्या था, बहुत सारी लाइंस बन रही थी। उसका कारण क्या है, तो बोर ने उसका रिप्लाई दिया कि जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में हीट करते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स को यहाँ पर हीट करेंगे, तो कोई एक एटम तो है नहीं, ठीक है, कोई एक एटम नहीं है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स में एटम है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स लें तो यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो गए तो जो है वो एनर्जी लेके जो है इनफाइनाइट स्टेट तक गए हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर ही आएंगे। वो हो सकता है कि वो ग्राउंड फ्लोर से वो फर्स्ट फ्लोर पर गए हैं तो वहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस आ सकते हैं, सेकंड से भी वो वापस आ सकते हैं, फोर्थ से थर्ड पर आ सकते हैं, थर्ड से 2 पर आ सकते हैं। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जो है वो एटम में जो उसमें वापस आने का जो रूट है वो अलग अलग है। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो रूट है वो आने का, जो उसके ऑर्बिट में पहुंचने का, वापस आने का जो रूट है वो अलग अलग है। इसलिए वो अलग अलग जो है वो लाइन्स अलग अलग वेवलेंथ से लाइन वहाँ पर देते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की वो जो है एनर्जी एमिट करते हैं और वो अलग अलग लाइन्स वहाँ पर देते हैं। और उसी को उन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग जो सीरीज़ दी थी, लाइमन बाल्मर पास्टन ने जो सीरीज़ दी थी, उस सीरीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि अगर मान लो हमारे पास इस तरह के ये एनर्जी स्टेट्स हैं, दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, फर्स्ट स्टेट को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इसके बीच में इन दोनों में गैप होता है, काफ़ी गैप होता है फर्स्ट और सेकंड में। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n 4, 5, 6 एंड n इज इक्वल टू 7। इस तरह को लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 8। तो इस और जो है वो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, एनर्जी लेके जो है, और ये गैप जो कम होता रहता है। और यहाँ पर जो है वो
इस साइड को क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो किसकी होती है, यूवी रेज की होती है। तो जो फर्स्ट जो है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर गया है और यहाँ से वापस आया N1 पर, N2 से N पर वापस आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि N3 से पर गया हो तो N3 से वापस आया, N4 से वापस आया, 5 से 6 7 8। तो ये जो है ना वो अलग अलग, इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने पीछे किया है कि जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ HC/E2 E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये भी बोल सकते हैं आप। अलग अलग की वेवलेंथ देनी हो तो फाइनल कहाँ पर पहुँचा है, ये N8 पर पहुँचा है तो N8 से N1 पर आएगा तो इसकी वेवलेंथ अलग होगी, N7 से आएगा अगर 1 पर तो अलग वेवलेंथ होगी। तो ये सारी ही जो लाइंस बनती हैं ये अलग वेवलेंथ की होती हैं, लेकिन क्योंकि ये कौन से रीजन में होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो अपीयरेंस हुई वेवलेंथ की कौन से रीजन में हुई, ये यूवी रीजन में हुई, और ये किसने दी थी, लाइमन ने दी थी, तो इसको क्या बोला गया, लाइमन सीरीज, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो यहाँ से N3 से N2 पर आया, N4 से 5 से 6 से 7 से और 8 से 2 पर आया, तो ये जो विजिबल रीजन ये पहले ही दे चुके थे कौन, बाल्मर, और क्योंकि ये विजिबल था रीजन तो इसको विजिबल रीजन बोला गया, ठीक है। उसी तरह और ये किस कहाँ से कहाँ तक था, ये N2 तक था, ठीक है। तो उसके बाद उसी तरह पास्चन आए, पास्चन ने N3 तक दिया, N4 से N3, ये सीरीज थी, ये कहाँ पर थी, ये विजिबल रीजन के ठीक आगे कौन सा है, ये IR रीजन, वो किसने दी थी, ये पास्चन। और उसके बाद यहाँ पर साथ ही थी ये ब्रैकेट, और ये भी फार IR रीजन, थोड़ा सा IR रीजन से ज़्यादा, और किसने दी थी, ये ब्रैकेट, तो इसको क्या ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद ये फंड सीरीज़, उसके बाद एक और आती है हम्फ्री सीरीज़ भी आती है, ये कौन सी थी, फंड सीरीज़, और ये भी क्या था, फार IR रीजन, ठीक है। ये अलग अलग सीरीज़ वहाँ पर बनी, और इनको पता करने के लिए एक ही फार्मूला था, वो किसने दिया था, रिडबर्ग ने दिया था। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे बोल सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इन सेंटीमीटर, क्या थी ये 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। काफ़ी सारी न्यूमेरिकल है, आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहले सीरीज़ किसकी थी, ये लाइमन ने दी थी, तो उसके बाद लाइमन सीरीज़ कहाँ से थी, फ्रॉम कहाँ से, N2 से N1 फ्रॉम, या फिर ऐसे बोलते हैं N कहाँ से है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 2 N इज इक्वल टू फ्रॉम 2 कहाँ तक, N1 पर थी ये N1। तो अगर आपने यहाँ पर निकालनी हो, मान लो 2 से आप लाइमन सीरीज निकाल रहे हैं N1 पर, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू यहाँ से 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। उसी तरह अगर बाल्मर सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, N इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 सो ऑन टू N इज इक्वल टू 2, कहाँ पर N2 पर आती है, फिर N3 से 2, N4 से 2, N5 से 2, N6 से 2, N7 से 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप N2 जो है, N1 जो है वो 2 दे सकते हैं, और ये किया भी था इन्होंने, दी हुई थी पहले, ये फार्मूला इन्होंने भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ से थी स्क्वायर। उसके बाद पास्चन सीरीज N इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 सो ऑन N इज इक्वल टू 3 पर, फिर ब्रैकेट 5 6 7 8 9 4 एंड फंड N इज इक्वल टू 6 7 8 9 सॉरी N इज इक्वल टू 5। उसी तरह फंड के बाद एक हम्फ्री मैंने बताया था कि N इज इक्वल टू 7 8 9 10 N इज इक्वल टू 6 से होगी, वो तो
हम्फ्री सीरीज़ 6 पर आएगी तो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग साइमल्टेनियस अपीयरेंस ये क्यों हुई, उसका कारण ये था कि वो डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पर वो पहुंच रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक हम लोग, इसको नोट करिए आप। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 to N1, तो कितनी नंबर ऑफ लाइन जो है वो, कितनी लाइंस वहाँ पर जनरेट होंगी, उसको कैसे निकाल सकते हैं आप। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है n=5 to n=1। फिफ्थ जो है एनर्जी सेल से कहाँ पर, फर्स्ट एनर्जी सेल पर यहाँ पर अगर आता है n=4 एंड n=5, तो फिफ्थ से अगर 1 पर आता है तो कितने जो है वो एनर्जी यहाँ पर एनर्जी लाइन जो है वो जनरेट होंगी। ठीक है, तो वो निकालने का एक फार्मूला भी है, लेकिन जनरली अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इस साइड को अगर एनर्जी है, ठीक है, यहाँ वेवलेंथ है, तो कहाँ कौन कौन सी आएंगी वहाँ पर एनर्जी लाइंस कौन कौन सी आ सकती हैं कि 5 to 4 आएगी पहली, 5 to 3 पर भी आ सकती है, ठीक है, 5 to 2 पर एंड 5 to 1 एक ये आ सकती है। फिर क्या आ सकती है 4 to 2 और इस तरह से, और यहाँ से 3 से आ सकती है, फिर 3 से, ठीक है, और यहाँ से 2 से, तो कितनी 2 3 3 6 2 8 और 2 10, टोटल लाइन कितनी आई, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 10। लेकिन अगर आपने सिंपल फार्मूला एक अगर लाइंस का नंबर ऑफ लाइंस आपने निकालनी है तो एक फार्मूला आता है कि n माइनस ऐसे बोल सकते हैं n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह कर सकते हैं। तो n2 क्या है यहाँ पर 5 जो फाइनल स्टेट है, और n1 क्या है जो इनिशियल स्टेट है, तो 5 माइनस 1 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 20/2 कितनी है 10 लाइंस। तो इतनी ज़्यादा टाइम लगाने से बेटर है कि अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप लोग आसानी से नंबर ऑफ लाइन जो है निकाल सकते हैं। कि मान लो 4 2 2 आते हैं तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी, तो आपने क्या करना सीधा 4 - 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कर सकते हैं। 4 - 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 2 × 2 प्लस 1, ठीक है 1 3 2 6/2 कितनी आ गई 3 लाइन्स। नंबर ऑफ लाइन जनरेट हो सकती हैं 3, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ लाइंस आसानी से इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ लाइन जो है वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, ये जो है टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।